एक बहुत बड़ा सवाल है जो सियासी गलियारों में अभी गूंज रहा है और वो सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2014 और 2019 वाला करिश्मा दोहरा पाएगी। मोदी मैजिक एक बार फिर चल पाएगा और जैसे 2014 के बाद 2019 में ज्यादा बढ़कर चला था, क्या 2024 में और जादू देखने को मिलेगा? विपक्ष तो यही मान रहा है कि मोदी का जादू अब फीका पड़ गया होगा। हालांकि यही सोच रहा था 2019 में भी विपक्ष। आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं बनेंगी, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ये बात सही है कि अब विपक्ष की रणनीति बदली है। अब कांग्रेस पर डिपेंडेंसी विपक्ष ने कम की है, अलग रणनीति के साथ विपक्ष काम कर रहा है और साथ ही साथ 2 टेन्योर मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद में एक एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो वादे हुए थे 2014 से लेकर अभी तक, उन वादों पर प्रधानमंत्री मोदी कितने खरे उतरे हैं, इन सब की अग्नि परीक्षा 2024 के चुनाव में होनी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसी तरह के पूर्ण बहुमत या 300 के पार जाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा था, लेकिन पिछली बार से कुछ हल्का प्रदर्शन रहा। समाजवादी पार्टी को जो रिस्पॉन्स मिला, पश्चिम बंगाल में जो हार मिली, जिस तरह से महागठबंधन बिहार में और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में देखने को मिला, इन सारी चीजों ने ये स्पष्ट किया। और पंजाब की हार, ये भूलना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल का उदय, गुजरात में जिस तरह से चुनौती मिल रही है, हरियाणा हिमाचल में जिस तरह से, इन सब के बीच में ये भूलना नहीं चाहिए कि 2024 के लिए राह आसान नहीं है। क्या है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए शरद पवार समेत विपक्ष का मैजिक फॉर्मूला, ये इस रिपोर्ट में जानते हैं, जिससे बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, होश भी उड़ सकते हैं। शरद पवार क्या चाहते हैं जिससे बीजेपी को आसानी से हराया जा सके या बड़ी जीत से रोका जा सके या पूर्ण बहुमत से रोका जा सके? शरद पवार चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर गठबंधन करने के बजाय पार्टियों को हर राज्य में गठबंधन करना चाहिए, जिससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो विपक्ष जहां जहां मजबूत है वहां वहां बीजेपी को कैसे हराया जाए। अगर राज्यों के हिसाब से बीजेपी को हराया जाएगा तो इससे पूरे देश में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 और 2019 के आम चुनाव और 2024 के आम चुनाव में बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। जानकारों का अनुमान है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार के लगभग सारे आंकड़े उल्टे पलटे नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत हासिल हुई है। भाजपा को अकेले के दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो यह आंकड़ा 350 से भी ऊपर था। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं क्या रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात समेत 7 राज्यों में बीजेपी ने प्रतिद्वंदी पार्टियों के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी है। सबसे पहले लोकसभा 2019 की तस्वीर की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 23 सीटें मिली, शिवसेना को 18 सीटें मिली, 7 में थे। एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1, एआईएमआईएम को 1, निर्दलीय को 1। आप देख रहे हैं बाकी के सारे कहां से बढ़कर रह गए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, इसका मैंने अभी इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि कैसे यहां पर पहले के मुकाबले प्रदर्शन कमजोर हुआ बीजेपी का। वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। लिहाजा क्या लोकसभा चुनाव में भी एक चुनौती मिल सकती है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश दोनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। यहाँ अपना दल को 2 सीटें, बीएसपी को 10 सीटें, बीजेपी को 62 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इन चुनाव में। समाजवादी पार्टी का पिछला प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा था। उत्तराखंड बहुत छोटा राज्य है, कुल 5 सीटें और बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिली थी। बीजेपी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव में दोबारा वापसी हुई है। पश्चिम बंगाल टेढ़ी खीर है, तो महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल, ये एक और उलझा हुआ मामला दिखाई देता है। कुल सीटें हैं 42, तृणमूल कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं, बीजेपी को 18 सीटें। टक्कर अच्छी दी थी और इस बार और अच्छी टक्कर दे सकते हैं। अपनी सीटों को बढ़ाने का प्रयास पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी तरह से फोकस जो है अपना पश्चिम बंगाल पर रखा है। वो पिछले प्रदर्शन को तो बरकरार रखना चाहती है, पहले से ज्यादा सीटें लाना चाहती है। ये कमजोर कड़ी पिछली बार भी रहा था, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी पश्चिम बंगाल में और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।
तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का कोई समीकरण बनेगा? अगर ऐसे कोई समीकरण बनता है, और वैसे तो बहुत दूरियां हैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच में, तो बहुत मुश्किल है। आपस में लड़ते दिखाई देंगे, परोक्ष अपरोक्ष रूप से समर्थन करेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एक अलग स्ट्रैटेजी पर ममता बनर्जी काम करेंगे और ये बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरा सफर हो सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान। अब कमजोर कड़ी दक्षिण में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। कुल सीटें 25 हैं। अब 25 सीटों में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है। तेलुगु देशम के पास 3 सीटें हैं, वाईएसआर कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कमजोर कड़ियां कहाँ पे हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश क्या, नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से बीजेपी आई, लेकिन सीटों के लिहाज से देखें तो बड़ी कम सीटें होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के पास हैं। इसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की बात करें तो असम है। असम थोड़ा बड़ा राज्य है, कुल सीटें 14 हैं यहाँ पे। AIUDF के पास 1 है और बीजेपी ने यहाँ पे 9 सीटें। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। इस प्रदर्शन को बरकरार रखना भी एक चुनौती है। निर्दलीय के पास 1 सीट है, कांग्रेस के पास 3 सीट है, लेकिन बीजेपी के पास 9 सीटें हैं। बिहार, महागठबंधन का प्रयोग हुआ है, नीतीश कुमार ने सरकार ही पलट दी, आरजेडी के साथ चले गए। लेकिन बिहार जो है वो पिछली बार भी चुनौतीपूर्ण रहा था, और इस बार क्या ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है? पिछली बार तो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड साथ में है, और यहाँ पर स्थितियां देखें, कुल सीटें 40, बीजेपी के पास 17 सीटें, कांग्रेस के पास 1 सीट, जनता दल के पास 16 सीटें हैं, और LJSP के पास 6 सीटें हैं। तो यहाँ पर आरजेडी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया, ये माना जा रहा है कि इस बार उनका लोकसभा चुनाव में पिछली बार जैसा हाल नहीं होगा, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अब देखना होगा कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, और बीजेपी क्या अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है। पहले तो उस प्रदर्शन को दोहराना, और अगर दोहराते हैं तो पहले जितनी सीटें आती हैं या कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। गोवा अगेन एक छोटा राज्य है, लेकिन बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, वहाँ पर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है। प्रमोद सावंत दोबारा मुख्यमंत्री बने। कुल 2 सीटें हैं, एक बीजेपी को मिली थी, एक कांग्रेस को मिली थी, तो बहुत मुमकिन है कि इस बार बीजेपी को यहाँ पर ताकत मिले। गुजरात, ये मजबूत कड़ी बीजेपी की, कुल सीटें 26 है, बीजेपी के पास कितनी है? 26 की 26 सीटें हैं। इसको दोहराना बहुत बड़ी चुनौती, यानी इसमें कुछ भी कमी आती है तो पिछली बार के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन होगा। यही का यही प्रदर्शन बरकरार रहता है कि नहीं रहता है? केजरीवाल विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, अगर वो सीटें लाते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी वो परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या समीकरण वहां पर बनते हैं। हरियाणा, मजबूत कड़ी, कुल सीटें 10, बीजेपी को कितनी मिली? 10 की 10 सीटें। तो ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। जैसे हिमाचल प्रदेश, कुल सीटें 4 हैं, बीजेपी को कितनी मिली थी? 4 की 4 सीटें मिल गई थी। अब जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है बीजेपी का। पहले तो जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उसको बरकरार रखना, जहां पर कमजोर प्रदर्शन रहा है उसको बेहतर करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। जम्मू कश्मीर में कुल सीटें 6 रहीं, बीजेपी को 3 मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 मिली। झारखंड, कुल सीटें 14 हैं। अब यहाँ पर AJSU पार्टी को 1 मिली है। बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, पिछली बार 11 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1, JMM को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट मिली थी। इस प्रदर्शन को बरकरार रखना भी अपने आप में चुनौती है। हाँ, दक्षिण में एक कमाल जो किया बीजेपी ने, उस कमाल को बरकरार रखना बहुत ही बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा इन चुनाव में। वो है कर्नाटक, कुल सीटें 28, बीजेपी को कितनी मिली थी? 25 सीटें मिली थी पिछली बार, 1 निर्दलीय को, 1 कांग्रेस को, 1 JDS को मिली थी। तो इस प्रदर्शन को बरकरार रखना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब कमजोर कड़ी, केरल, कुल सीटें कितनी है? 20, CPM को कितनी मिली? 1 सीट, कांग्रेस को मिली 15, IUML को मिली 2, केरल कांग्रेस को मिली 1, RSP को मिली 1, बीजेपी को कितनी मिली? कुछ नहीं। यहाँ पर एंट्री करना ही बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। मध्य प्रदेश, मजबूत कड़ी लेकिन मजबूत चुनौती भी कमलनाथ पेश कर रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव हल्का पड़ गया था, अब देखना होगा कि क्या कमलनाथ या कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ा पाते हैं। अंदरूनी उठापटक मध्य प्रदेश में बहुत चल रही है। शिवराज को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, सत्यनारायण जटिया आए हैं, मुख्यमंत्री पद के बहुत सारे दावेदार दिखते हैं। कुल सीटें कितनी है? 29, बीजेपी को मिली थी 28 सीटें। इस प्रदर्शन को बरकरार रखना ही अपने आप में एक चुनौती है। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी पिछली बार।
मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, बीजेपी को 1 मिली थी, 1 एनपीएफ को मिली थी। तो ये प्रदर्शन भी जैसा हमने बताया कि मेघालय को भी ले सकते हैं आप, कुल सीटें 2 हैं, कांग्रेस को 1 मिली, एनपीपी को 1 मिली, यहाँ पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। मिजोरम में कुल 1 सीट है तो एमएनएफ को ये 1 सीट मिली थी। तो इतना आसान भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पे छोटे छोटे दलों का चलता, तो यहाँ पे गठबंधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है एनडीए का। नागालैंड में जैसे कुल 1 सीट है और एनडीपीपी को 1 सीट मिली हुई है। मजबूत कड़ी दिल्ली, केजरीवाल का जादू विधानसभा चुनाव में चलता है लेकिन लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं। कुल सीटें 7, बीजेपी को कितनी मिली? 7 की 7 सीटें। पंजाब कुल सीटें 13, बीजेपी को कितनी मिली थी? यहाँ पर 2 सीट मिली थी मात्र। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी, कांग्रेस को 8 मिली थी। कांग्रेस का तो इस बार सफाया हो गया है। तो ये कांग्रेस की 8 सीटें कहाँ जा रही हैं? बीजेपी को जा रही है, आम आदमी पार्टी को जा रही है। अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, या अकाली दल के प्रति कोई और रुझान बढ़ेगा? तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पंजाब में ये प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा इस बार। राजस्थान में कुल सीटें 25 हैं, बीजेपी को कितनी मिली थी? मजबूत कड़ी 24 सीटें। ये मजबूत कड़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त राजस्थान में उठापटक है, एंटी इनकम्बेंसी है। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो बहुत मुमकिन है, लेकिन 25 में से 24 सीटें लाना, आप समझ रहे हैं। आरएलपी को भी 1 सीट मिली थी राजस्थान में, लेकिन बीजेपी के लिए 24 सीटें लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी राजस्थान में। तमिलनाडु में कुल सीटें 38, एआईएडीएमके के पास 1 सीट, सीपीआई के पास 2 सीट, सीपीएम के पास 2 सीट, सबसे ज्यादा सीटें डीएमके के पास 23 सीटें, कांग्रेस के पास 8 सीटें, मुस्लिम लीग 1, वीसीके 1, बीजेपी कोई सीट नहीं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है दक्षिण। तो दक्षिण के राज्यों पर तो फोकस है ही, ये जो तीसरा मोर्चा बनेगा इसमें भूलिए मत इन सीटों को। ओडिशा कुल सीटें 21, बीजेपी 8, बीजू जनता दल 12, कांग्रेस 1। पुडुचेरी की बात करें तो ये बीजेपी को 8 सीटें दोबारा जीतना बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। यहाँ पे पुडुचेरी में 1 सीट है, एक कांग्रेस के पास में है ये सीट। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट है यहाँ पर भी, और ये सीट जो है ये एनसीपी के पास। तो एनसीपी की स्थिति रहती है कि नहीं रहती कि एनसीपी दोबारा लक्षद्वीप में जीत कर आए। इसके बाद अगर बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में भी 1 ही सीट है और ये सीट कांग्रेस के पास में है। तो यहाँ पे भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौतियां रहेंगी। सिक्किम है, कुल सीट 1 है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास है ये। तेलंगाना है, कुल सीट 17 है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, केसीआर का इलाका। यहाँ पर एआईएमआईएम के पास में 1 है, बीजेपी के पास में 4 सीटें हैं और टीआरएस के पास में 9 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। टीआरएस जमकर मेहनत कर रही है यहाँ पर। तो देखना होगा टीआरएस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा कि वो अपने इस प्रदर्शन को दोहरा पाते हैं कि नहीं। कर पाते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी। त्रिपुरा में 2 सीटें, दोनों की दोनों बीजेपी के पास में है। चंडीगढ़ हम सभी जानते हैं 1 सीट है चंडीगढ़ की और ये बीजेपी के पास में है। यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी कोई टक्कर देती है, अभी कोई प्रभाव देखने को मिलेगा उनका। छत्तीसगढ़ ये मजबूत कड़ी है, कुल सीट 11 है, बीजेपी को 9 मिली थी, कांग्रेस को 2 मिली थी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक जैसी हवा चलती है लगभग, पहले तो एक ही थे। अब देखते हैं कि इस बार क्या बीजेपी ये दोहरा पाती है। दादर एंड नगर हवेली जो है उसमें 1 सीट है जो निर्दलीय को मिली थी। इसके अलावा दमन और द्वीप है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल सीट 1 है, बीजेपी के पास में 1 सीट दिखाई पड़ती है। अब आप यहाँ पर अगर पूरा सीटों का विवरण देखें तो बहुत सारी कमजोर कड़ियाँ हैं। 2024 में इतना आसान सफर बीजेपी के लिए नहीं दिखाई पड़ता है, लिहाजा विपक्ष को लामबंद होने का एक मौका मिला। कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस के कमजोर होने से केजरीवाल मजबूत हुए, ममता बनर्जी मजबूत हुई हैं, शरद पवार भी कई जगहों पर मजबूत हो रहे हैं, केसीआर मजबूत हो रहे हैं, अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं, नीतीश कुमार, आरजेडी मजबूत हो रही है। और आरजेडी का तो पिछली बार बहुत ही कमजोर प्रदर्शन था। तो ये महाराष्ट्र और बिहार, ये जो 2 मजबूत किले हैं, यहाँ पर बीजेपी क्या अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या फिर पहले से कमजोर होगी? इन सियासी उठापटक के बाद में बहुत चुनौती। यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो बीजेपी कई जगहों से कंपनसेट कर सकती है। गुजरात, हरियाणा जैसी सारी की सारी सीटें जीतने जैसे, या राजस्थान जैसे ज्यादातर सीटें जीतने जैसे सफलता को हासिल करना बीजेपी के लिए थोड़ा टेढ़ी खीर होगा। लेकिन अगर अपने इस पुराने प्रदर्शन को वो दोहरा पाती है तो ये बीजेपी को फिर से ताकत देने वाला होगा। अगर इसमें कमजोरी आती है तो ये जो जादुई आंकड़ा है 300 के पार का पूर्ण बहुमत का, इसके लिए बीजेपी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।